हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है कि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक अभी फिनिश किया है। आज मैं शुरू करने वाला हूं चैप्टर नंबर फर्स्ट, आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, उसके बारे में, चार्ज के बारे में आज स्टडी करनी है। बहुत ज़्यादा हमने इंट्रोडक्शन रहेगा, ठीक है, बातें आज थोड़ी ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो चार्ज की कहानी पढ़ते हैं, आज इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या करें, चैप्टर का नाम तो कम से कम लिख लें, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आप मेरे साथ लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, ये तो हुआ चैप्टर का नाम। अब इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, चार्ज के बारे में ऑब्वियसली पढ़ना है। हम लोग चार्ज को स्टडी जब करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक ब्रांच होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने इसको स्टडी करना है। चार्ज को दो तरह से डिवाइड है ये ब्रांच। सबसे पहला है आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंदर आपने चार्ज जब रेस्ट पे होगा, कहां होगा? चार्ज एट रेस्ट होगा, तो आप पढ़ेंगे किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। दूसरा है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये कब पढ़ेंगे? जब चार्ज होगा मोशन में, चार्ज इन मोशन। ठीक है, जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो आप इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ने वाले हैं। जब चार्ज मोशन में होगा तो आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स की स्टडी कर रहे हैं। समझिएगा इस बात को। चार्ज इन मोशन में आप क्या क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे, जब आप इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा था, पढ़ लिया ना ये पहले। इसके अंदर क्या था? चार्ज इन मोशन था, चार्ज घूम रहा था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा था। फिर आगे हमने जब पढ़ना है, मैग्नेटिज्म पढ़ना है। उसके अंदर भी कहानी, पहली किताब की कहानी में सब कुछ यही है। मैग्नेटिज्म में भी चार्ज मोशन में है, मूव कर रहा है। तीसरी चीज है, आप जब ईएमआई पढ़ेंगे उसमें भी आपको ये पढ़ना है। आप जब अल्टरनेटिव करंट पढ़ेंगे उसमें भी आपको ये पढ़ना है। तो मेनली हमारी जो पहली किताब है ना, वो यही खत्म हो गई। यही खत्म हो गई पहली किताब 12वीं की, 12th क्लास की पहली, वो खत्म। बंद करते हैं टॉपिक। ठीक है, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अंदर चार्ज रेस्ट पे होता है, हमने वो चीज पढ़नी है। सेकंड जो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसमें चार्ज मोशन में होगा, मूव कर रहा होगा। और चार्ज इन मोशन में 4 चैप्टर हमारे कवर हो रहे हैं, 4 चैप्टर ही मान लो। इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई और एसी, ये चारों पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात हमने आज इसकी नहीं करनी, हमने करनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। मतलब चार्ज रेस्ट पे है तब वो क्या क्या हरकत करता है, क्या क्या, मतलब उसकी पूरी हमने डिटेल्ड स्टडी कर देनी है। ठीक है, आज तो इंट्रोडक्शन है, आज तो डिटेल स्टडी क्या करेंगे हम लोग। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये चार्ज आया कहां से, कैसे पता चला, ये पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैं इसको रिमूव करता हूं, फिर थोड़ा इंट्रो करते हैं इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अब देखिए, सबसे पहली बात, अब हमने पढ़ना क्या है? हमने पढ़ना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहली बात इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने करनी है स्टडी। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में करनी है स्टडी। डिस्कवर कैसे, वो इधर लिख लेंगे। अब सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या होता है? क्यू होता है। समझ गए? वाओ, नाइस कैच। सिंबल क्या होता है? क्यू होता है। एक्चुअली आई एम अ वेरी गुड क्रिकेटर, कैच कर लिया ना, आपको पता चल गया। और दूसरी बात, क्यू हो गया सिंबल किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज का। इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसे यूनिट क्या होती है? कूलम्स होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होती है? कूलम्स होती है। ये क्या हो गई? एसआई यूनिट हो गई आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज की। तीसरी कहानी क्या, जो आपको सब कुछ ज्यादातर पता ही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्यू होता है, एसआई यूनिट कूलम्स होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज बना कैसे, उसके बाद इधर आ जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज मेनली दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, नॉन लाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, सबको पता है ये कहानी। ठीक है, अब एक चीज और, इलेक्ट्रिक जो चार्ज है माय डियर स्टूडेंट्स, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है?
स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब उसका केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। इलेक्ट्रिक करंट में अलग बात है, मैं चार्ज की बात कर रहा हूं। वो क्या हो, एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट भी स्केलर है, ठीक है। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ये सब कहानी आपको पता है, पहले पढ़ चुके हैं आप। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की डिस्कवरी या कैसे पता चला, ठीक है। सबसे पहले ग्रीक के अंदर, मैं यहां लिख देता हूं, ग्रीक में, ग्रीक, ठीक है, में एक वर्ड है जिसका नाम है अंबर, ठीक है, अंबर। ग्रीक एक वर्ड है जिसका नाम है अंबर, ठीक है। अंबर क्या होता है बता दूं आपको माय डियर स्टूडेंट्स। ग्रीक में अराउंड 600 बीसी, वो आप देख लीजिएगा। अंबर एक पत्थर होता है, पत्थर टाइप होते हैं, पत्थर नहीं होते जैसे हम लोग पहनते हैं अंगूठी में पत्थर टाइप, वो पत्थर सा होता है अंबर, ठीक है। वो क्या करता है, मतलब करता क्या है, जब पहली बार स्टडी हुआ तो वहां पर ये देखा लोगों ने, या मतलब जिसने भी स्टडी किया, ये देखा कि वो अट्रैक्ट कर रहा है चीजों को, मतलब जो पत्थर है वो भाई अट्रैक्ट कर रहा है चीजों को। ये क्या बात हुई, अंबर नाम का एक पत्थर, मैं पत्थर ही बोल रहा हूं उसको, ठीक है, पत्थर टाइप है वो, जिसका मतलब ग्रीक में होता है इलेक्ट्रॉन। ग्रीक में उसको बोला जाता है ELEKTRON, इलेक्ट्रॉन, जिसके पास क्या है, कैपेबिलिटी है किस चीज की, अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की। देखा कि ये क्या कर रहा है, अंबर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की कहानी कुछ यहां नजर आ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो दौड़ तो नहीं रहे, करंट थोड़ी दौड़ रहा है उसके अंदर, जो इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच पड़ेगी। मतलब वो अट्रैक्ट कर क्यों रहा है, चार्ज तो रेस्ट पोजीशन पे होगा, अगर होगा भी उसके पास तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन दैट इज इट हैज अ अंबर हैज अ प्रॉपर्टी। मैं ये बोल देता हूं, ग्रीक वर्ड अंबर है, अंबर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है इलेक्ट्रॉन, ELEKTRON, ये है ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसका मतलब है अंबर, ठीक है। इसको चाहे ऊपर कर दूं ऐसे, जिसका मतलब होता है अंबर। अब समझिएगा इसके पास क्या प्रॉपर्टी है, अंबर के पास ये देखा प्रॉपर्टी है टू अट्रैक्ट, ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट्स को, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, छोटे छोटे, ठीक है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी देखिए, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को ये अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर क्या क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। समझ गए मेरी बात। इसका मतलब इसके पास, अंबर के पास कुछ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट कर रहा है। वो चार्ज की वजह से ही हो सकता है, चार्ज की वजह से ही वो चीज हो सकती है। मतलब यहां पर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात चल रही है, चार्ज मोशन में तो नहीं है, चार्ज ऑब्वियसली रेस्ट पे होगा। तो ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसका मतलब होता है अंबर। अंबर एक मैंने कहा पत्थर टाइप चीज होती है, जो कि ग्रीक के लोगों ने या ग्रीक में स्टडी की गई, क्या की गई, वो अट्रैक्ट कर रहा है चीजों को, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहा है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। हो सकता है कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहा है या फिर उसको रिपेल कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, इस अंबर में प्रॉपर्टी खासियत क्या है, अगर इसको रब किया जाए, अंबर जो है अगर इसको रब किया जाए, इफ रब विद किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ, बाद में और स्टडी हुई, सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अंबर क्या हो जाता है, बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसका मतलब क्या है कि यहां पर अंबर को रब किया सिल्क के क्लॉथ के साथ तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट करेगा चीजों को, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव जो भी चीज उसके सामने आएगी उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो अंबर, समझ गए अंबर की कहानी। इसका मतलब यहां पर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात चल रही है, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात चल रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन है जो, ठीक है। और एक और चीज, इसी से वर्ड आया इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैं कहां लिखूं उसको, द इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन। तो यहां जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया है ना, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया है वो कहां से आया है, कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से वो वर्ड आया हुआ है, कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिएगा। तो अंबर के पास अगर सिल्क क्लॉथ से घिसेंगे उसको तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, बेसिकली बात यही है।
सबसे छोटा जो चार्ज इंडिपेंडेंट जो एग्जिस्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा स्टडी करेंगे। स्केलर क्वांटिटी ये बता दिया मैंने आपको। अब सबसे पहली बात, कितने तरह के चार्ज होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं। एक होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, एक होता है नेगेटिव चार्ज। जैसे अंबर को आपने घिसा किसके साथ? सिल्क क्लॉथ के साथ, तो सिल्क क्लॉथ बन गया नेगेटिव चार्ज और अंबर बन गया पॉजिटिव चार्ज। अंबर रब विद सिल्क क्लॉथ बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो अंबर पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसका मतलब अंबर से इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हो गए? सिल्क क्लॉथ के ऊपर ट्रांसफर हो गए और सिल्क क्लॉथ बन गया नेगेटिव चार्ज। बात समझ गए ये चीज? तो ये आप इसको ऐसे लिख लें, बना लें। ठीक है, इस तरह से बना लें, ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, 2 तरह के चार्जेस होते हैं। ठीक है, और आगे की कहानी आपको पता है। आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं इसके आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पहले। ओके, रिमूव करता हूं मैं। अब तो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता चला। 2 तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, और इसका सिंबल Q होता है, और ऐसे यूनिट कूलम्स होती है, कूलम होती है, और ये स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया, ELEKTR, इलेक्ट्रॉन मतलब अंबर, जो अट्रैक्ट करने की जिसके पास प्रॉपर्टी है, इसलिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात वहां पर चल रही है। ठीक है, अब ये चीज़ चलो समझ में आई। अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ खूबियां पढ़ते हैं कि क्या इसके अंदर बात है। चार्ज ऑलवेज कम्स विद द मास। क्या बोला मैंने? चार्ज ऑलवेज कम्स विद द मास। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं, थोड़ी जगह ज्यादा मिलेगी। चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑलवेज कम्स विद मास। ये क्या कहानी? चार्ज हमेशा मास के साथ ही आता है। चार्ज को एक क्या चाहिए? पार्टिकल चाहिए मूव करने के लिए। ऐसे अकेला चार्ज मूव नहीं कर सकता, किसी मास के ऊपर ही मूव कर सकता है। बात समझ गए? चार्ज ऑलवेज कम्स विद द मास। समझ गए? मतलब चार्ज हमेशा मास के साथ ही होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन है, उसको भी तो कुछ मास होता है ना। समझ गए? अब वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, जरूरी नहीं है जिस बॉडी के पास मास उसके पास चार्ज भी हो, बट ये 100% श्योरिटी है कि जिसके पास चार्ज होगा, जिस बॉडी के पास, वो मास ही होगा उसके पास। मतलब बिना मास के चार्ज हो ही नहीं सकता। बात समझ गए? अब जैसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है चार्ज की, वो क्या होती है? सबको पता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्मॉलेस्ट जो यूनिट ऑफ चार्ज है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, ये आगे भी पढ़ेंगे हम लोग अभी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, चलो मैं लिख देता हूं अभी भी, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है वो क्या होती है? इज इलेक्ट्रॉन, इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है जिस, बताइए? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स होता नहीं होता? ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो चार्ज है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, आराम से अकेला घूमेगा मौज से। मतलब अगर आप किसी बॉडी को मास ट्रांसफर करना चाहो, चार्ज ट्रांसफर करना चाहो, तो आप 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये ट्रांसफर हो सकता है। समझ गए? आगे पढ़ेंगे। मैंने बता दिया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है। इसको और भी ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रॉन और भी छोटे टुकड़ों में टूट चुका है, मतलब क्वार्क्स में। ठीक है, +-E/2, ठीक है, E/3 शायद। तो क्या है, क्वार्क्स में टूट चुका है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता वो चार्ज, हमने उसकी स्टडी करनी नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स फर्दर डिवाइडेड हो चुके हैं, किसमें? फर्दर डिवीजन हो चुका है इसका, किसमें? क्वार्क्स में। ठीक है, +-E/2,
प्लस माइनस 2e/2। एक्चुअल में हमने इसकी स्टडी तो कर रही नहीं है, फर्दर डिवीजन को आगे नहीं पढ़ना, क्योंकि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट केवल इलेक्ट्रॉन करता है। जितना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा वही आराम से घूमेगा। बात समझ के, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसकी स्टडी हमें यहाँ करनी ही नहीं है। ठीक है, तो चार्ज ऑलवेज कम्स विद द मास, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज विच एग्जिस्ट। और उल्टा वैसे ट्रू नहीं है, मास जिस बॉडी के पास हो जरूरी नहीं है उस बॉडी के पास चार्ज हो। समझ गए। अब आपको मैं डिफरेंस लिखवाना चाह रहा हूं। यहां लिखिए मास, ठीक है, और यहां लिखिए चार्ज। अब देखिए, अब जरा इसके डिफरेंसेस आप बताइए मुझे, चार्ज और मास के डिफरेंसेस बताएंगे मुझे आप। सबसे पहले चार्ज माय डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव भी होता है, अभी पढ़ा, नेगेटिव भी होता है। ठीक है, मास क्या होता है? मास ओनली पॉजिटिव होता है। क्या कभी पढ़ा आपने? क्या कभी पढ़ा है कि मास मेरा -50 kg है? पढ़ा कभी? क्या पता कि बच्चे ने पढ़ लिया हो। ठीक है, और दूसरी चीज, सेकंड चीज क्या है बताइए जरा। क्या मास वेरी करता है? मास वेरी करता है मतलब मास चेंज होता है क्या? और क्या चार्ज चेंज होता है वेलोसिटी के साथ? देखो मैं बताता हूं, चार्ज इज इंडिपेंडेंट, पहले इसके बारे में लिखवाता हूं। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड या वेलोसिटी। बताया मैंने, 9th क्लास में पढ़ाया हो। तो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है स्पीड के, मतलब एक बॉडी है उसके ऊपर चार्ज है कितना भी, वो पहले दौड़ रहा बहुत धीरे, फिर बहुत स्पीड से, फिर ऐसे चीते की रफ्तार से, मतलब लॉयन से, तो मतलब चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ता स्पीड का। स्पीड जितनी मर्जी हो, चार्ज उतने का उतना ही रहेगा। जितना चार्ज उस बॉडी को आपने दे दिया उतने का उतना चार्ज रहेगा, चाहे उसको 1000 km/h से घुमा लो। समझ गए। लेकिन यहां भाई इन दोनों में डिफरेंसेस फिर आ गए। क्या? मास डिपेंड्स ऑन स्पीड। मास स्पीड पे डिपेंड करता है। कैसे भैया? आपने तो ये पढ़ा, मास तो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, मास तो चेंज ही नहीं होता। पढ़ा तो ये है ना। एक्चुअल में ये बात गलत है, समझ गए? ये बात गलत है। देखो क्या, मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। ये रिलेशन जिस किसी को आती है, नहीं आती तो लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये मास ऑफ द बॉडी है, एक्चुअल मास जो बॉडी का है, मास ऑफ बॉडी जो आएगी कैलकुलेट करने के बाद, क्या है? मास ऑफ बॉडी है। ये रेस्ट मास है डियर स्टूडेंट्स, क्या है? रेस्ट मास है। ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है। और ये स्पीड ऑफ किसका? ऑब्जेक्ट। मान लो मैं दौड़ रहा हूं तो मेरी स्पीड है। समझ लेना, बहुत आसान कॉन्सेप्ट, ऐसे समझा दूंगा। ये जो मास है, आपने सुना होगा कि किसी भी बॉडी का मास कांस्टेंट रहता है। ये बात तो सही है, बट एक्चुअल में बात सही नहीं भी है। कैसे? मान लो मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं ऐसे ही हूँ आराम से, मेरा मास है 60 kg या कुछ भी मान लो, 50 kg कुछ भी मान लो, ठीक है। मैं दौड़ रहा हूँ, बहुत स्पीड दौड़ रहा हूँ, 100 km/h। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट की रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो मैं नेग्लिजिबल दौड़ रहा हूं। बात समझे हो? मेरा ये मास है, देखो दौड़ने पे, और मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा मास जितना है, दौड़ने पे मेरा मास चेंज होगा, बट एक्चुअल में चीज दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये है m0 जो मैं रेस्ट पे मेरा मास था। ये तो नया मास आएगा अभी, क्या? जब मैं दौड़ने के बाद जो चेक करूंगा, ये मेरा रेस्ट मास था, अपॉन √1 - v²/c²। तो v मेरा कितना हो सकता है? स्पीड की लाइट से तो भैया नेग्लिजिबल ही होगा ना। स्पीड ऑफ लाइट ये ऊपर है मेरी स्पीड, और नीचे स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट तो बहुत ज्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। उसकी रिस्पेक्ट में अगर देखूं तो ये क्या है? बात समझ रहे? मतलब ये हो गया क्या, ये पार्ट तो 0 हो गया। अरे भाई मेरी स्पीड 100 km/h, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा, तो मतलब नियरली किसके इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है। जब ये 0 के इक्वल आ रहा है तो 1 - 0 1, √1 का 1 ही होता है, तो मेरा मास तो m0 के बराबर ही रहा ना,
जितना मेरा रेस्ट पे मास था मुझे उतना ही मास मिला ना, बिकॉज मेरी स्पीड एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ द लाइट नेग्लिजिबल है। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन के केस में या चार्ज के केस में ये बात सही है? नहीं, उसका मास बदलेगा, 100% बदलेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब आप स्टडी करेंगे, बीटा रेज, गामा रेज, जब रेज की स्टडी करेंगे, वहां इलेक्ट्रॉन्स की जब आप स्पीड चेक करेंगे तो 10⁻�6 अराउंड आएगी। कितनी? 10⁻6 और 7 भी आ सकती है बीटा अगर रेज पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली 10⁻8 या 10⁻6 और 7 या फिर इसके नियरली इक्वल ही आ रहा है। जब नियरली इक्वल आएगा तो इंपैक्ट पड़ेगा इसका। बात समझ रहे? जैसे मान लो ये 9/10 हो, समझ गए? तो अब क्या होने वाला है, अब ये होल यूनिट 1 से कम हो जाएगी, 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये भी 1 से कम आएगा, और अगर ये 1 से छोटा आ रहा है तो होल जो फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है वो होल फ्रैक्शन है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब मास बढ़ेगा, मास इंक्रीजेस विद द स्पीड। इलेक्ट्रॉन्स के केस में, हमारे केस की तो बात नहीं कर रहा ना, बिकॉज हमारी स्पीड ही उतनी नहीं है कि हम कोई अपने मास में चेंज कर पाए। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास उतनी क्षमता है, उसके पास उतनी स्पीड है कि अपना इलेक्ट्रॉन अपना मास चेंज कर सकता है। कैसे? ये है उसकी इलेक्ट्रॉन की स्पीड। इलेक्ट्रॉन की स्पीड नियरली इक्वल है किसके? स्पीड ऑफ लाइट के, नियरली इक्वल कह सकते हैं। तो इन दोनों में कंपैरिजन है, ठीक है। तो उस कंपैरिजन की वजह से क्या होने वाला है, डिनोमिनेटर 1 से छोटा आने वाला है, क्योंकि ये फिर भी बड़ा होगा इससे, तो ये 1 से वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसमें से माइनस करूंगा 1 में से तो कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। और जो वैल्यू आएगी उससे इसको डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 से छोटा अगर होता है तो बढ़ जाता है वो, तो ये वैल्यू m मेरा बढ़ जाएगा। इसका मतलब मेरा नहीं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, चार्ज की बात कर रहा हूँ। तो चार्ज का जो मास है वो बढ़ जाता है स्पीड के साथ, ठीक है। तो मास ऑफ चार्ज इंक्रीजेस विद द स्पीड। बात समझ गए? तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इट डिपेंड्स अपॉन स्पीड, तो मैंने लिखवा ही दिया है, ठीक है। समझ गया होगा मेरी कहानी, बात समझ। तो एक काम करते हैं, इसका लेते हैं स्क्रीनशॉट पहले, ठीक है। अब ले लो पहले स्क्रीनशॉट, उससे फिर चलते हैं आगे, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो ले लिया स्क्रीनशॉट, मैं करता हूं रिमूव इसको। अब चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी चार्ज की डिस्कस होने वाली हैं। बहुत कुछ आपको पता होगा। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। पढ़ा है या नहीं पढ़ा? द टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। कुछ पढ़ा है दोनों में से? नई चीजें है क्या ये भी? देखो 9 से पढ़ते आ रहे हो, क्या बताऊं मैं। सबसे पहली बात, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज लिख देते हैं, चलो ऊपर, है ना, टॉपिक डाल देते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्योंकि उसी के अंदर पढ़ना है तो ऐसे लिख देते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज की, पहली बेसिक प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किताब में देखेंगे तो लिखा होगा एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है, बहुत आसान है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड एज एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। एनर्जी कंजर्व्ड होती है, फिजिक्स में पढ़ा आपने। एनर्जी कैन ईदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मानो आपने स्विच ऑन किया, लाइट से पंखा घूम गया, तो वो एनर्जी उस पर ट्रांसफर होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो बात समझ ली। सिमिलर लाइक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। दैट इज, लिख लो पहले, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं ना डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, बट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर तो चार्ज का किया जा सकता है, लेकिन चार्ज ना ही बनाए जा सकते हैं ना ही वो मिटाए जा सकते हैं। बात समझे कैसे? चार्ज हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। एक और चीज, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। अब कैसे बात ये समझ में आएगी आपको? समझने वाली बात ये है कि मान लीजिए मेरे पास
एक आइसोलेटेड सिस्टम, और इसको हम ये भी कह सकते हैं, और पहले लिख लो फिर मैं बताता हूं, डोंट वरी। द चार्ज ऑफ, जिसको जो याद हो जाए यार, द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, पढ़ा आइसोलेटेड, अरे पढ़ा केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा। आइसोलेटेड सिस्टम इज, द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है। कैसे? आइसोलेटेड का मतलब बिल्कुल ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, पैक्ड सिस्टम है, ठीक है, अलग से बिल्कुल पैक्ड, इसके अंदर 2-3 चार्ज हैं, ठीक है। मान लो मैंने बोला यहां पर चार्ज है मेरे पास 5 + 5 कूलम, यहां पर मेरे पास +2 कूलम, यहां पर मेरे पास +4 कूलम, ठीक है। मैंने इसी को ही, ये जो बॉक्स है इसको मैंने क्या किया, मान लो मेरे पास डब्बा है एक ऐसा क्यूबिक शेप में, इसके अंदर ये चार्ज पड़े हुए, आइसोलेटेड है बिल्कुल, अलग से पड़े हुए खाली, मैंने उसको हिलाया, कोई बॉल ऊपर नीचे हो गई, ऊपर नीचे, चार्ज बॉल्स हैं सारी। अब क्या होने वाला है, पूरा हिलाने के बाद चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा। क्या होगा? चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा, और ये बॉल ऐसी की जगह ऐसी शेप आ गई, मान लो इनकी ऐसी आ गई, अच्छा बनाए तो वैसी है, चलो मैंने, एक चार्ज है अब +1 कूलम का, एक चार्ज है +6 कूलम का, तीसरा चार्ज बताओ जरा। तो यहां पर आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ना तो ही बनते हैं ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका मतलब जो टोटल चार्ज इस यहां पर है इस सिस्टम के अंदर, और जो टोटल चार्ज इस सिस्टम के अंदर है वो बराबर है, वो इक्वल है भाई, तभी तो ना चार्ज बनाए जा सकते हैं ना ही तोड़े जा सकते हैं। इसका मतलब जितना चार्ज इस सिस्टम के अंदर है उतना ही चार्ज इस सिस्टम के अंदर होगा, कंजर्वेशन वाला ये सीधी सी कंसेप्ट है। तो मैं बोल दूं कि यहां पर कॉन्सेप्ट ये लग रहा है, ये बोर्ड दिख रहा होगा आपको, ये Q1 Q2 Q3 मान लेते हैं, तो Q1 + Q2 + Q3 किसके इक्वल होगा? Q1 डैश + Q2 डैश और प्लस Q3 डैश, बात समझे। अब Q1 कितना है? 5 है, तो लगा दीजिए 5 + 2 + 4 और इज इक्वल टू में क्या है? 1 + 6, 1 + 6 और प्लस तीसरे वाले को मान लीजिए x है, ये मैंने मान लिया x। 5 4 9 और 2 11 इज इक्वल टू 7 + x। यहां से x की वैल्यू निकालो जरा, दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा बोर्ड, ये थोड़ा चेक कर लो। x इज इक्वल्स टू 7 - 11 - 7 आ गया 4 कूलम। कितना आ गया? 4 कूलम। इसका मतलब इसका चार्ज है भैया 4 कूलम। अगर 4 कूलम चार्ज है, गिनो जरा एक बार, 6 4 10 और 11, 4 2 6 और 5 11। इसका मतलब क्या? टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम, आराम से अलग पड़ा हुआ है, इसका जो टोटल चार्ज है वो भैया क्या होने वाला है? वो होने वाला है कांस्टेंट। बात समझ गए? यहां पर मैंने ये चीज बता दी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो बेसिक प्रॉपर्टी है, पहली आप इसको बोल सकते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज आपकी बुक में भी दे रखा है, आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ गई? एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। तो करते हैं रिमूव, जाते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का ये इंट्रोडक्शन चल रहा है हमारा, ठीक है। बहुत डिटेल पढ़नी है इसकी, थोड़ा मजे ले लो। आज की क्लास में इंट्रोडक्शन है तो आप आराम से इसको आराम से पढ़ो। चार्ज क्या होता है, कैसे होता है, किधर जाता है, क्या करता है, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड बात, थोड़ा अच्छा रिमूव कर लेते हैं। सेकंड बात करते हैं क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत पढ़ा होगा आपने। सेकंड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, पढ़ा है। ये क्वांटाइजेशन क्या है? ये भी कंजर्व्ड की तरह ही कुछ नजर आ रहा है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैं आपको बता दूं, क्वांटाइज का मतलब होता है, मान लो आप मार्केट में गए और आपने कहा, मान लो आपको चाहिए, क्या चाहिए, मान लो आपको पेन चाहिए, है ना, पेन चाहिए। आपके पास नोटबुक्स खत्म हो गई हैं, पेन खत्म हो गए, आप गए मार्केट में, आपने बोला कि मुझे पेन दे दो। क्या उस पेन का अमाउंट फिक्स नहीं है? क्या आप उसको बोल सकते मुझे आधा पेन दे दो या 1.5 पेन दे दो? आप ये बोलेंगे मुझे 1 पेन दे दो।
या 2 पेन दे दो, या 3 पेन दे दो, या 4 दे, या 5, मेरे पास तो 5 है ना, तो मैं भी एक एक करके लाया हूं। तो इसका अमाउंट क्वांटाइज है, फिक्स्ड है, अवेलेबल इन द फिक्स्ड अमाउंट, अमाउंट उसका फिक्स्ड है। क्वांटाइजेशन वह बोला जाता है जिसका अमाउंट फिक्स्ड है। मैं ये नहीं कह सकता मुझे आधा मार्कर दे दो, या आधी रबड़ दे दो, या आधी नोटबुक दे दो, आप भी नहीं कह सकते, मैं क्या आप भी नहीं कह सकते। बात समझ गए? जो कहते होंगे वो तो फिर अलग ही है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब आप क्या कहेंगे कि अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, उसका भाई अमाउंट बिल्कुल फिक्स्ड है। समझ गए? अमाउंट बिल्कुल फिक्स्ड है, क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है उसका अमाउंट। अब वो कौन सा अमाउंट है चार्ज का जो कि फिक्स्ड है, वो अमाउंट क्या है वही पढ़ना है। पता है, आपको भी बताया था 2 मिनट पहले, ठीक है। तो लिख लो, यहां लिख लो ऐसे पॉइंट डाल के, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट, जो कि एग्जिस्ट कर सकती है इंडिपेंडेंटली। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब फ्रीली आराम से घूम सकती है, उसको कोई मना नहीं है कहीं पर भी। समझ गए? आपको तो मना होगा ना, इस चार्ज को मना नहीं है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन, इस कौन सा वो चार्ज है? इस चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। कितना पढ़ोगे? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर? कितना होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन? भाई वो आराम से घूम सकता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज जो है ये आराम से एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली घूम सकता है। इससे छोटे भी चार्ज होते हैं, मैंने बताया अभी, क्वार्क, जैसे +-e/3 या e/2, +-2e/3, तो वो सारे हमने, वो घूम नहीं सकते ना, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। एक्चुअल में द स्मॉलेस्ट, इससे भी स्मॉलेस्ट चार्ज है, यूनिट ऑफ चार्ज है, बताया मैंने भी, बट जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, ये इंडिपेंडेंट आराम से घूमेगा, एग्जिस्ट करेगा, उसी को बोलते हैं, मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जितना होगा वही इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा। मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर करना है मान लो, तो आप क्या ट्रांसफर करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मार्कर लेने गए, पेन लेने गए, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, फिक्स्ड है ना। ऐसे फिक्स्ड अमाउंट आप अवेलेबल इन द फिक्स्ड अमाउंट, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं दूसरी बॉडी को, पहली बॉडी दूसरी को 2 इलेक्ट्रॉन दे सकती है, 5 दे सकती है, 10, 100, 1000 दे सकती है, लेकिन 10.5 इलेक्ट्रॉन ही दे सकती ना। मैं 10.5 पेन ला सकता हूं। इन अ सिमिलर वे ये भी फिक्स्ड अमाउंट है। एक बॉडी दूसरी बॉडी को जो इलेक्ट्रॉन देगी वो क्या देगी? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब नंबर्स में आएंगे, ठीक है। पॉइंट में कोई इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाएगा। समझ गए? अब समझ लो इस बात को। इसको एक और तरीके, एनसीईआरटी का जो तरीका लिखने का है उसको क्या लिखा है? द चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। एक्चुअली ये फंडामेंटल चार्ज है, ठीक है, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज भी बोला जाता है। अब एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन है वो भी लिख लो, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। The charge always exist. The small charge that can exist independently is charged on 1 electron. The charge always exists in integral multiple of fundamental charge. फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है कौन? चार्ज एग्जिस्ट करता है। कैसे? मतलब इसको लिखा गया है Q = ±n × E। पढ़ा तो बहुत होगा आपने ये 10th में, समझ में नहीं आया होगा उस वक्त। मतलब यही है, जो चार्ज है ना, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो,
ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दोगे प्लस में या माइनस में, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में या माइनस में, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6। n इज इंटीजर, n इज इंटीजर, ठीक है। E इज अ चार्ज ऑन, या फंडामेंटल चार्ज बोल दो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस आप जानते हैं, और ये तो चार्ज है ही, ये तो चार्ज है ही। मतलब अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो तो प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन कर सकते हो, प्लस माइनस 2 कर सकते हो, प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन कर सकते हो, ऐसे ही डॉट 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 प्लस माइनस n e इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर कर सकते हो। बात समझ गए? ये है कहानी सारी, ये डॉट 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 है। तो आप प्लस माइनस n e इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब समझ लो कि जैसे मैं मार्केट में पेन या नोटबुक या कुछ भी चीज़ लेने गया जो कि मुझे फिक्स मिल रही है, 1 2 3 4, ऐसे ही चार्ज फिक्स मिलने वाले हैं। अगर आपको मेरी बॉडी से आपकी बॉडी में चार्ज चाहिए तो आप वो 1 इलेक्ट्रॉन में दे सकता हूँ समझ गए? या कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी से 10 इलेक्ट्रॉन ले सकती है, 50 100 2000 3000 5000। अब कैसे इलेक्ट्रॉन लेती है वो अलग पड़ेंगे, वो तो बात अलग है। इंडक्शन, कंडक्शन, फ्रिक्शन वो अलग पढ़ने वाले हैं। एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। इसको करता हूं रिमूव, फिर एक देता हूं आपको क्वेश्चन, वो आप खुद करके लगाइए, ठीक है? एक क्वेश्चन देते हैं आपको। तो अब हमने जो पढ़ना है, एक क्वेश्चन है, करके दिखाओ यार, इसी के बेस पे ही है। चार जो ट्रांसफर मैं बोल रहा था ना, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर कैन अ चार्ज ऑफ, सारे करके दिखाएंगे यार मुझे क्वेश्चन ये। कैन अ चार्ज ऑफ 16 इंटू 10 की पावर 19 कूलम बी ट्रांसफर्ड टू अ बॉडी, किसी बॉडी को क्या इतना चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है? एक काम करो, निकाल लो n की वैल्यू। अगर n की वैल्यू आपकी आ जाती है, क्या अगर n की वैल्यू आ जाती है इंटीजर में 1 2 50 1000 2000, तो भैया ट्रांसफर हो सकता है। अगर n की वैल्यू आपकी पॉइंट में आती है तो नहीं हो सकता। मैंने बोला ना, पॉइंट में तो काम चलने वाला नहीं, मैं इस मार्क को पॉइंट में नहीं ला सकता। वही यहाँ बात है, चार्ज की बता दी आपको। तो एक काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE का फॉर्मूला है, ठीक है। कैन चार्ज ऑफ 16 इंटू 10 to 1 माइनस, उसको NE फॉर्मूला है। अब तो नेगेटिव वही माइनस साइन आ जाएगा उसमें। Q का क्या कितना है? 16 इंटू 10 की पावर 19, सॉरी 19 ना, माइनस 19 था, 19 ही होगा। N है, मुझे निकालना है, इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है। ठीक है, कटवट आ जाएगा, कुछ दिख ही रहा है कटने का चांस। माइनस 19 ले लेता तो कट जाता नहीं है ना, 10 माइनस 19 कोलम, कोई बात नहीं। n की वैल्यू देखते हैं, n की वैल्यू 16 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन आ जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब जरा इसको इससे कैंसिल करते हैं, इंटू 10 कर देते हैं, 16 से 16 गया, 10 की पावर -20 हो गया ऊपर, 10 की पावर 20 ऊपर हो गया, प्लस 19 भी ऊपर गया, तो 19 भी प्लस में आ गया। n आ गया 10 रेज टू दी पावर 39। क्या ये इंटीजर है? यस, चार्ज कैन बी ट्रांसफर, किया जा सकता है। अरे भाई कोई पॉइंट में थोड़ी वैल्यू आई है जो इतना सोच रहे हो। 10 की पावर 39 है, 10 की पावर कितने जीरो, ये तो मैंने क्वेश्चन ही अलग बना दिया, मैंने खुद से बनाया क्वेश्चन है, कोड भाई। बट किया जा सकता है ट्रांसफर, बिकॉज कैंसिल होने के बाद नंबर 39 आंसर आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये इंटीजर तो है, और सॉरी n मतलब नेचुरल नंबर मान लो उसको। हाँ इंटीजर मान सकते हैं, माइनस प्लस में दोनों, देखिए n माइनस रोड ना होता है, नंबर तो प्लस में होते हैं ना, इंटीजर ही लेंगे इसके, n इज इंटीजर। तो 10 की पावर 39 इसका मतलब आंसर है। तो यस, इतना चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है। पॉइंट में आता तो नहीं होता, तो नहीं होता अगर पॉइंट में आता, ठीक है। तो इसको करते हैं रिमूव, चलते हैं आगे।
अब हम पढ़ेंगे वेज ऑफ चार्जिंग, कैसे चार्जिंग करना है, उसके वेज। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट वेज है, 3 वेज है, इंडक्शन, कंडक्शन और फ्रिक्शन। तो फटाफट इसको डिस्कस करते हैं और आज की क्लास फिर ओवर करते हैं। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज हटाओ, अब वेज ऑफ चार्जिंग ला लो यहाँ पर। अब आया आपका जो टॉपिक है वेज ऑफ चार्जिंग। 3 वेज हैं, पहले बता दिया मैंने, बहुत बारी बता रहा हूं। तो पहला वाला वे स्टडी कर लेते हैं। पहला, चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या? कंडक्शन मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट करा दो तो भैया चार्ज हो जाना है इसने। कैसे? मान लो मेरे पास एक ये बॉल है, ठीक है, ये एक और अनदर बॉल है, यहां पर ये बॉल नेगेटिव चार्ज है या कोई बॉडी है जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज्ड है ये। ठीक है, अब क्या हुआ, आपके पास एक और बॉडी है जिसमें उतने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, उतने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, मतलब ये बॉडी है मेरे पास न्यूट्रल। तो क्या न्यूट्रल के पास चार्ज नहीं होते? होते हैं भाई, चार्ज तो होते हैं लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं बराबर, इसलिए वो बॉडी न्यूट्रल है। इसके अंदर एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव भी हैं लेकिन नेगेटिव एक्सेस हो गए इसलिए नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, आपने क्या किया, इस न्यूट्रल बॉडी को इसके जस्ट कॉन्टैक्ट में ले आए, कम्स इन अ कॉन्टैक्ट। जैसे ही कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो इस बॉडी को थोड़ा पास बना देते हैं, कॉन्टैक्ट में आएगी तो ऑब्वियसली दोनों टच करेंगे। तो जैसे ही आपने इस बॉडी को इसके कॉन्टैक्ट में लाई, क्या हुआ, यहां पर ये न्यूट्रल था बेचारा, क्या था? न्यूट्रल था। यहां से इलेक्ट्रॉन को रास्ता मिल गया, जैसे बॉडी कॉन्टैक्ट में आई डिस्चार्जिंग प्रोसेस शुरू, मतलब ये चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज तो है, डिस्चार्जिंग शुरू। किसी भी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास ले जाएंगे, डिस्चार्जिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये नेगेटिव चार्ज को रास्ता मिलेगा, ये जंप मार के भैया इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, मतलब जाना है शुरू। और थोड़ी देर बाद आप ये नोटिस करेंगे दोनों बॉल्स को कर दें अलग, दोनों बॉल्स को कर दें अलग। अब कर दिया मैंने दोनों बॉल्स को सेपरेट। ठीक है, पहली जो बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर मानो 5 नेगेटिव है, दूसरी बॉडी के भी अंदर मान लो अगर आपने रख दिया 5 नेगेटिव, मतलब क्या इक्वल चार्ज दोनों बॉडीज पे आ जाएगा? क्या इक्वल चार्ज दोनों बॉडीज पे आ जाएगा? तो इसकी कंडीशन है, ऐसा हो सकता है कि दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज बिल्कुल इक्वल है, लेकिन उसकी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है, बॉडी का साइज, बॉडी का शेप और मटेरियल जिससे वो बना है वो सेम होने चाहिए, तो हो जाएगा। भाई एक मेरे पास बॉल है, मेटालिक बॉल, सेम मेटल कॉपर की बनी है, दूसरी भी सेम मेटल कॉपर की, सेम रेडियाई की है, एक चार्ज है दूसरी अनचार्ज है, दोनों को टच करा दो थोड़ी देर के लिए, चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, दोनों का सेम एरिया, सेम वॉल्यूम, सेम हर चीज, सेम मेटल, तो ऑब्वियसली चार्ज ट्रांसफर इक्वलेंट हो जाएगा, मतलब बराबर बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर यह मैं क्या बोलूं आपको कि एक लिख लो, इफ चाहे कंडक्शन, इफ साइज, शेप एंड, अगर उसका साइज, अगर शेप या फिर जिससे बना हो, एंड मटेरियल इज सेम, एंड मटेरियल ऑफ बोथ इज सेम, ऑफ बोथ या बॉडीज कह देते सेम, देन चार्ज ऑन टू बॉडीज विल बी इक्वल, विल बी इक्वल। जैसे एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल है मेरे पास एक बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू, मेरे पास एक और बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज है 0, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। ठीक है, मैंने इन दोनों को कांटेक्ट करा दिया, इन दोनों का कांटेक्ट करा दिया ऐसे करके, और सेम मटेरियल, सेम साइज, सेम उसकी है। तो अभी कराने के बाद यहां पर इसके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, तो लिख देते हैं प्लस क्यू है। अभी यहां तो 0 था, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा इसके ऊपर आ गया प्लस क्यू बाई 2, दोनों का अलग किया, इसके ऊपर आ गया प्लस क्यू बाई 2, तो दोनों का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो गया? सेम हो गया। समझ गए? 0 का मतलब है न्यूट्रल, 0 का मतलब ये समझ लेना न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल लिख देता हूं। अब दोनों को कांटेक्ट कराया, ये कांटेक्ट है, कांटेक्ट के बाद देखा 5 मिनट के बाद कि दोनों के ऊपर चार्ज हो गया बराबर,
इसका मतलब क्या है, ये सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों बॉडीज के अंदर, लेकिन कंडीशन ये है बॉडी का साइज, शेप और एरिया भी, मानो एरिया तो हो गए, शेप साइज एरिया तो चला, इसकी वॉल्यूम अलग चीज हो गई। फिर एक और चीज बताई थी मैंने, क्या, हाँ मटेरियल सेम होना चाहिए, मटेरियल के बिना काम नहीं चलेगा, एक कॉपर दूसरा आयरन, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टिंग प्रॉपर्टी अलग अलग होती है हर एक मेटल की, ये तो आप जानते हैं, ये बताने की जरूरत है ये भी आपको। तो इस बॉडी को मान लेते हैं ए, इस बॉडी को मान लेते हैं बी, तो आपको ये कहानी आगे होगी समझ में कंडक्शन की। एक काम करते हैं, इसको करिए रिमूव, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको करता हूं रिमूव। अब करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन तो हो गया, इंडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। अब करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, यहां मिटा देते हैं, बाकी चीजें सेम है, ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात करते हैं, सब रिमूव करता हूं, डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं है, इंडक्शन होता है विदाउट कांटेक्ट, दूर से ही बिना टच किए हुए। तो चार्जिंग बाय, इसको लिख दो इंडक्शन, पहले कंडक्शन था तो अब हो गया इंडक्शन, और यहां लिख लो इसका मतलब है विदाउट कांटेक्ट, बिना किसी कांटेक्ट के किसी बॉडी को चार्ज करना। ये कैसे पॉसिबल है? मान लो आपके पास एक बॉडी है जो कि न्यूट्रल है, क्या है, बिल्कुल न्यूट्रल है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, चार्ज तो इसके पास भी है, जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव। मान लो 10 प्रोटॉन है इसके पास और 10 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली ये न्यूट्रल तो हुई। चलो ये बात समझ में आ गई। एक बॉडी, अगर आप क्या करना चाहते हो इसको चार्ज, इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दे, तो एक काम करो, एक बॉडी ले आओ जो कि नेगेटिवली चार्ज हो, क्या हो, नेगेटिवली चार्ज हो बॉडी। होगा क्या, यहां एक्चुअल में मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं कि बिकॉज मुझे नीचे लिखना है। ये बॉडी है न्यूट्रल, क्या है, न्यूट्रल है। मैंने बोला इसके पास 10 प्रोटॉन और 10 ही इलेक्ट्रॉन है, मान लो एग्जांपल ले रहा हूं, कुछ नहीं है, न्यूट्रल है। हुआ क्या, जैसे ही ये नेगेटिव बॉडी में, नेगेटिव चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी को मैं इसके पास लाऊंगा, न्यूट्रल के पास, तो नेगेटिव वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा दूर कि तुम जाओ यहां से, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देगा और पोलराइजेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। चार्ज पहले मस्ती में आराम से बैठे हुए थे एक दूसरे के साथ, जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज पहुंचा, इसने इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करना शुरू कर दिया, उसके मतलब लड़ाई हो गई आपस में। लड़ाई का मतलब यही कि रिपेल करने शुरू कर दिया इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन भागने लग गए इस इलेक्ट्रॉन को देखते, ठीक है। और जो पॉजिटिव होते अट्रैक्ट हो रहे, एक्चुअल में अट्रैक्ट हो नहीं रहे क्योंकि प्रोटॉन तो मूव करता ही नहीं है, पता है ना, मास ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन उधर गए तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ कॉन्सेंट्रेट होगा, मतलब एक्चुअल में आपको समझ में आएगा पोलराइज हो गया, यहाँ पर पोलराइजेशन हो गया, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। जब पोलराइज्ड हो गया, ये पोलराइजेशन का मतलब चार्ज अलग अलग हो गए, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, कि नेगेटिव को रिपेल कर रहा है तो पॉजिटिव अट्रैक्ट हो रहा है। ऑब्वियसली इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है तो इसके जो सेम एंड है वहां अपोजिट चार्ज होगा, और जो अपोजिट एंड है दूसरा वाला, वहां पर इस नेगेटिव चार्ज का सेम नेगेटिव चार्ज उधर होगा। ये बात तो सब समझ में आती है उसमें। अब एक काम करेगा, आप चार्ज करना चाह रहे हैं ना, तो एक काम करें, इंडक्शन से एक और बॉडी लाएं, एक और बॉडी लाएं, ठीक है। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, उसको इसके टच करा दे, क्या करा दे, टच करा दे, थोड़ा सा हल्का सा टच करा दे, ऐसे करके मान लो टच करा दिया। बॉडी बी थी न्यूट्रल, ये भी थी बिल्कुल न्यूट्रल, ठीक है, कुछ दिख रहा है। ये बॉडी थी बिल्कुल क्या, न्यूट्रल। न्यूट्रल होने से क्या हुआ, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसने पॉजिटिव को इधर रखा है, इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एक रास्ता मिल गया इधर से इधर ट्रांसफर होने के लिए, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होना शुरू हो गए, समझ गए, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ट्रांसफर होना शुरू हो गए। बात समझा मेरी? अब मेरी बात समझिए, जैसे ही इनको रास्ता मिला इलेक्ट्रॉन्स को, यहां पर है क्या, न्यूट्रल बॉडी, यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, उसको आगे रास्ता मिल रहा है जाने का। भाई ये दुश्मन इस दुश्मन को मारने की कोशिश कर रहा है, मान लो, है ना, तो ये दुश्मन को आगे रास्ता मिल रहा है, मतलब दुश्मन तो मतलब इसको ये बचने के लिए जहां रास्ता मिलकर निकल जाएगा वहां से, तो इसको रास्ता मिल गया यहां से, तो ये भाई सीधा जंप मार के यहां पहुंच गया। बात समझ गए? जैसे यहां पहुंच गया तो यहां से नेगेटिव चार्ज, लेकिन
ध्यान रखना इस बॉडी को यही रखना है ताकि ये खींच के रखे इसको, इलेक्ट्रॉन धक्का मारता रहे। फाइनली आप थोड़ी देर बाद देखेंगे ये बॉडी के सारे चार्ज नेगेटिव भाग गए और फाइनली ये बॉडी बाद में अलग अलग कर ले, दोनों को क्या कर लें, अलग अलग कर लें। ये बॉडी ए थी, ये बिल्कुल पॉजिटिवली चार्ज्ड, मजे से पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गई। ठीक है, दूसरी बॉडी को अगर आप चेक करेंगे जो कि न्यूट्रल थी वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो गई। तो ये जो है ये हो गई पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, और ये जो है ये हो गई नेगेटिवली चार्ज्ड। बॉडी जो बी है वो नेगेटिव हो गई। तो एक्चुअल में इंडक्शन प्रोसेस है ये, और उसके बाद इसको हटा लो जब ये सब कुछ हो जाए। तब तक नहीं हटाना जब तक ये सारा चार्ज इधर ना चला जाए। ऐसा नहीं इसको हटा के सोचो चार्ज चला जाएगा, नहीं कंडक्शन थोड़ी ना करना है। ठीक है, तो आपको इसको यहाँ इंडक्शन इस प्रोसेस इंडक्शन बोलते हैं। आपने यहाँ इसको रखना और ये सारा चार्ज इधर चला जाएगा। ठीक है, तो बात समझिए आप। तो एक काम करिए, मैं इसका सेकेंड वे बताता हूँ जो बुक के अंदर है। बुक के अंदर इंडक्शन का एक दे रखा है आपको टॉपिक, वहाँ पर क्या है मैं इसको रिमूव करता हूँ तभी बता पाऊंगा। ठीक है, मैं इसको कर रहा हूँ रिमूव। क्या ये सब पार्ट रिमूव कर रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी, और बुक वाला पार्ट बताता हूँ बुक में कैसे है, वैसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो मिटा रहा हूँ। तो वहाँ इंडक्शन में क्या है, एक्चुअली में हमारी जो अर्थ है ना, सुनते रहो मेरी बातों को, हमारी जो अर्थ है वो ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या बात हुई, ठीक है, क्या है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये देखो सबसे पहले, और यहाँ मैं करता हूँ इसको रिमूव। ठीक है, ये मैंने कर दिया रिमूव। अब चेक करना यार, यहाँ है। अब देखिए क्या हुआ, ये बॉडी है, मान लीजिए ये बॉडी क्या है, मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो क्या हो रहा है, या अपोजिट कर दूं, थोड़ा और जल्द समझ में आ जाएगा। इसको अपोजिट बना देते हैं, थोड़ा और समझ में आ जाएगा। हाँ, तो मैंने बोला था इसको क्या करें, हम थोड़ा ना अलग से थोड़ा करते हैं ना, इसको हम एक काम करते हैं, ऐसा कर देते हैं। अब मैं ये हटा देता हूँ, पॉजिटिवली चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अलग भी करते हैं ना, तो भी तो अर्थ का समझ में आएगा पूरा प्रोसेस। ये है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा, पोलराइजेशन, ये न्यूट्रल बॉडी है अभी पड़ी हुई, अब ये न्यूट्रल है बिल्कुल। ठीक है, अब क्या होगा, इसको मैं चार्ज करता हूँ 2 मिनट में। ये न्यूट्रल बॉडी है तो ऑब्वियसली पहले न्यूट्रल था, मतलब 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल न्यूट्रल है, मज़े में है बिल्कुल। लेकिन जैसे ही ये मैं बॉडी चार्ज बॉडी लाया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जैसे मैं यहाँ लाया, हुआ क्या, बॉडी ए में पोलराइजेशन हो गया, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया पॉजिटिव तरफ, यहाँ सारा पॉजिटिव एकत्रित हो गया, इकट्ठा हो गया। अब मैंने क्या किया, इस बॉडी को अर्थ के साथ ज्वाइंट कर दिया। क्या है ये, अर्थ के पास क्या होता है, इट इज अ ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या डियर स्टूडेंट्स, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ले जाओ मेरे से, जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ले जाओ। अर्थ कहती है, धरती माता है हमारी। तो क्या होता है, जैसे ही यहाँ बॉडी रखी है, हटाना नहीं है इसको, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रही है, पॉजिटिव उधर है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अर्थ से। क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहाँ से, अर्थ से। सीधा कहाँ जाएंगे, सीधा पहुँचेंगे इसके अंदर। ठीक है, जितने पॉजिटिव चार्ज है सबको खत्म कर देंगे, सारे इलेक्ट्रॉन। समझ में आ ही रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, आपके पास मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओशियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी बॉडी को ले लो अर्थ से। ठीक है, जैसे फार्मर्स फूड अर्थ से लेते हैं, हम लोग भी फूड वहीं से लेते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन सीधा पहुँचे यहाँ पर, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको सबको खत्म कर दे। तब तक इसको रखना है, हम इसको खींच कर रखेगा नेगेटिव को, उधर से इलेक्ट्रॉन चले आएंगे। एक टाइम ऐसा आने वाला है, आप अलग कर दो इनको। अब आप बॉडी बी की जरूरत पड़ी नहीं, अब आप इसको कर दो बिल्कुल अलग। ठीक है, और ये जो बॉडी है बिल्कुल क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज्ड। बात समझ गए। अब ये जो बॉडी जो ए है, ए ही है ना, ए है, ये होगी नेगेटिवली चार्ज्ड। पहले क्या थी, पहले ये थी न्यूट्रल, अभी होगी नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि अर्थ से इलेक्ट्रॉन की बौछार आई, उसने जाके सारे पॉजिटिव को हटा दिया। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, दिख रहा है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टर है पॉजिटिव साइड, इसमें क्या समझना है और इसको बाद में हटा लेना। ठीक है, तो ये है आपकी बुक के अंदर, दोनों समझ लेना अच्छा होता है। ठीक है, आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर चलते हैं आगे।
अब पढ़ते हैं हम थर्ड टाइप ऑफ, ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं। अब तीसरा इंडक्शन भी खत्म, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब पढ़ने वाले हैं लास्ट टॉपिक, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बहुत आसान सा है ये, एक्चुअल में मोस्टली इंसुलेटर्स में आपको मिलेगा, ठीक है। तो थर्ड टॉपिक डालते हैं, चार्जिंग बाय, लिख लो चार्जिंग बाय, और क्या बोला मैंने अभी, फ्रिक्शन, ठीक है। कर दो शुरू यार। मेरे पास दो बॉडीज़ है, मान लीजिए दो बॉडीज़ कैसे भी शेप की हो सकती है, मान लीजिए कुछ इस तरह शेप है और एक और बॉडी है उसकी कुछ इस तरह शेप है, ठीक है। दोनों को आपने क्या किया, रब कर दिया। क्या कर दिया, रब कर दिया। रब करने से क्या होगा भाई, ये चार्जिंग वार्जिंग कैसे हो रही है रब करने से, थोड़ा ऐसा, थोड़ा शेप ऐसे कर लेते हैं जैसे कि सही रहेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये दो बॉडीज़ हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, दोनों बॉडीज़ ने क्या किया, आपने इसको क्या किया, फ्रिक्शन कराया। फ्रिक्शन का मतलब होता है रब कराना, मतलब ऐसे घिसना, ठीक है। घिसने से क्या हुआ, क्योंकि ये जो बॉडीज़ हैं एक्चुअली यहाँ पर एटम्स हैं, ये एटम्स तो होंगे, ठीक है। तो एटम्स क्या करेंगे, यहाँ से एटम्स क्या करेंगे, जैसे ही आप इसको रब करेंगे, रब करते ही क्या होने वाला है, थर्मल एनर्जी बनेगी। जब आपने इनको रब किया, रब करने से क्या प्रोड्यूस हुआ, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होने से जो एटम्स, आपको पता ना एटम्स का तो पढ़े आपने, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब होता है। आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन, मैं बना देता हूँ एक सिस्टम यहाँ पर, मान लो यहाँ पर एक एटम है ना, इस तरह से होता ना, ये मान लो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास कम है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इट विल गेन एनर्जी, थर्मल एनर्जी मिलते ही ये खुश हो जाएंगे। थर्मल एनर्जी मिलते ही ये क्या करेंगे, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेंगे, इनके पास जैसे एनर्जी आएगी जंप मारेंगे भाई, यहाँ से यहाँ जंप करेंगे। जब आप फ्रिक्शन करेंगे दोनों बॉडीज को, बॉडी ए है बॉडी बी है, तो यहाँ से ये है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे ही आपने इसको क्या किया, रब किया, एटम से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को मिली एनर्जी, एनर्जी मिलते ही थर्मल एनर्जी मिली। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जैसे एनर्जी मिली, उसको एक्साइटेशन करने वाली एनर्जी मिल गई। मतलब आपने पढ़ा होगा ना, आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे मिली तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और इलेक्ट्रॉन ने जंप कर दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन मूव्स बाय गेनिंग एनर्जी। जैसे ही एनर्जी मिली, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने जंप कर दिया या मूव कर दिया, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, यहाँ जंप भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ने जंप किया या मूव किया, तो ये इलेक्ट्रॉन सीधा यहाँ पहुँच गए। तो ये डिपेंड करता है किस बॉडी के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। तो रब करने थर्मल एनर्जी मिलती है, ठीक है। और ये कहाँ होता है, मेनली होता है इंसुलेटर्स में। इंसुलेटर्स में सबसे ज़्यादा आपको ये चीज़ मिलेगी, क्योंकि वहाँ चार्जिंग का तरीका यही है। थर्मल एनर्जी कब मिली, जब आपने रब किया, रब करने से क्या हुआ, जैसे आप स्केल करते हैं है ना, और ऑयल लगा होता है तो फिर वो अट्रैक्ट करता है पेपर्स को, तो वही तरीका ये, थर्मल एनर्जी मिलेगी। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जैसे थर्मल एनर्जी मिलेगी, इट विल गेन या जंप, इलेक्ट्रॉन जंप बाय गेनिंग एनर्जी विच इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे जंप कर दिया, अब ये बॉडी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो ये बॉडी थोड़ी देर बाद क्या हो गई, ये हो गई नेगेटिवली चार्ज्ड, तो बॉडी ए हो गई नेगेटिवली चार्ज्ड, और बॉडी बी क्या हो गई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये हो गई पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो ये हुआ इंडक्शन का, किसका, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से। अब सबसे पहले लास्ट बात यहाँ से आपने क्या है, हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। इसके एग्जाम्पल अभी मैंने बताया है ना, आप इसे रब कर लीजिए स्केल से और उसके बाद ट्रैक करता है वो पेपर्स को ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं। और आज हमारा टॉपिक जो इंट्रोडक्शन है वो होता है फिनिश यहाँ पर, ठीक है। इंट्रोडक्शन में मैंने बेसिक चार्ज की बातें बताई और काफ़ी मतलब हम लोगों ने सिंपल बातों की बात की है। आगे हमें बहुत कुछ पढ़ना है इसके बारे में, तो पहला लेक्चर था, इसीलिए आज इसको रोकते हैं यहीं पर। और फाइनली मैं उम्मीद करता हूँ आपको चार्ज के बारे में कुछ बातें तो समझ में नहीं आई होंगी, ठीक है। और एक काम करिए, आप आगे आने वाले लेक्चर्स हमारे लगातार चलेंगे, ठीक है। और आप एक काम करिए, पढ़ते रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।